हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम उपस्थित हैं आपके सामने चरणों शिक्षक बहाली के बारे में कुछ बात करने के लिए, जिसका जो विषय ये है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी मेरिट हाई है और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इसके पीछे के जो कारण है वो आपको यहाँ बताने जा रहे हैं, ताकि जब 7वां चरण आए तो आप लोग ये गलती ना करिएगा। ठीक है, जब 7वां चरण आए तो आप लोग गलती नहीं करिएगा। और इसके साथ हम आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगाएंगे। अपने YT स्टूडियो का जो सॉफ्टवेयर है हम लोग को मिलता है काम करने के लिए, उस पर हम लोग को एज ग्रुप पता चल जाती है कि कितने एज ग्रुप के लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, कौन लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो उस एज ग्रुप से हम लोग को ये पता चल जाता है कि कौन सा शिक्षक अभ्यर्थी अभी नया सेशन का है और कौन से शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो 11-12 के हैं। तो ये हम लोग को पता चल जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट जो है पड़ता है बहाली प्रक्रिया पे। क्योंकि जो सीटें खाली जा रही हैं और जहां अभ्यर्थी हाई मेरिट वाले जो बाहर हो रहे हैं, इसका आंकड़ा जब हम लोग कंपेयर करते हैं अपने आंकड़े से, जो व्यूअर का जो आंकड़ा है कि कितने एज ग्रुप के लोग देखते हैं, तो उससे हम लोग को ये पता चलता है कि 94 शिक्षक बहाली में जो लोग आवेदन किए थे उसमें ज्यादातर ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि बिल्कुल नए थे, यानी कि पुराने अभ्यर्थी नहीं थे। जो पिछले चरण के जो बाकी थे 5वें चरण के, वे लोग इसमें बहुत, उनकी संख्या कम है। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए थे 94 शिक्षक बहाली में, तो वो काफी नए थे, उनको अनुभव नहीं था। या हो सकता हो मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो या मेरे चैनल के वीडियो ना देखे हो, जिसके चलते उनको दिक्कत हुई। और मैंने वीडियो बनाने भी बाद में ही शुरू किए थे, पहले मैंने आवेदन के समय वीडियो नहीं बनाता था मैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि 94 शिक्षक बहाली में जो हाई मेरिट वाले कैंडिडेट हैं वो अभी तक बाहर हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा समझिएगा कि अधिक मेरिट अंक होने के बावजूद भी आप बाहर क्यों हैं, आखिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया अभी तक, उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिहार शिक्षा विभाग की बनती है, आप खुद जिम्मेदार हैं। तो इसी के बारे में वीडियो लेकर के आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको बातें समझ में आए। और 7वें चरण में आप मिस्टेक मत करिएगा, ऐसी 7वें चरण में आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है बात उठ रही, क्योंकि ये बात जो है कमेंट बॉक्स में मेरे लिख करके आई थी कि सर मेरा मेरिट जो है 71% है, एक जन ने लिखा कि मेरा 74% है, तो दूसरे भाई ने उस पर कमेंट किया कि भैया इतना हाई मेरिट था तो आप अभी तक कहाँ थे, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। और एक कैटेगरी का था, ओबीसी कैटेगरी को बता रहे हैं, जिनका 71% था पटना में, मतलब उनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब वो पूछ रहे थे कि जो है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं। मैंने कहा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा सीटें जहाँ पे वहाँ पे जाइए। लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो क्या कारण है? पहला कारण तो ये है कि ये शिक्षक अभ्यर्थी पूरी तरीके से नए हैं, इनके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि आवेदन जब किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है, आवेदन करने का तरीका क्या, क्योंकि इनको पूरी प्रोसेस पता नहीं थी कि काउंसलिंग कैसे होती है, आवेदन डालेंगे तो कहाँ डालेंगे, कहाँ नहीं डालेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी होता है कि प्राउड भी होता है। प्राउड ये होता है कि हाँ भाई हमारी मेरिट तो बहुत हाई है, मेरा जो है 71% है, मेरा 75% है, मेरा 80% है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, वास्तविकता ये होती है कि जब आवेदन फॉर्म आप डाल देते हैं और बंदी मेधा सूची जारी होती है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है, रिजर्वेशन सिस्टम को लागू किया जाता है, तब आप देखते हैं कि आपका क्रमांक तो 200-300 अंक तक चला गया है, कोई कोई तो 400 अंक तक भी चला जाता है 70 और 71% वाले। तो अब वो कहते हैं कि यार मेरा तो सिलेक्शन मुश्किल है क्योंकि मैंने फॉर्म ही कम डाला है। यही मुख्य कारण है, सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपके अंदर मेरिट का पहले तो घमंड आ गया कि मेरा मेरिट बहुत ज्यादा है, अगर हम 5 भी नियोजन इकाई में आवेदन करती हैं तो बहुत वहां पे सीट है, मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि व्यवहारिकता में ये चीज नजर नहीं आती है। व्यवहारिकता ये है कि जिनका मेरिट ज्यादा हाई है और चाहे लो हो, आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अधिक से अधिक सीटों पर अधिक से अधिक नियोजन इकाइयों में आवेदन किया जाए। क्योंकि जितनी अधिक सीटें होंगी और जितना अधिक नियोजन इकाई में आप आवेदन करेंगे और जितने चरण की काउंसलिंग होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, उतना ही ज्यादा आपको आवेदन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। यानी कि अगर आपने अधिक संख्या में आवेदन किया होता, अधिक नियोजन इकाइयों में आवेदन किया होता, तो आपको अधिक से अधिक मौका मिलता काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन आज की डेट में कंडीशन ये है कि करीबन जो है 50,000 या 45,000 सीटें जो हैं खाली जा रही हैं। 45,000 सीटें 94 शिक्षक वाले की खाली जा रही हैं, और इनके पीछे कारण होता है कि फीमेल कैंडिडेट नहीं है या कैटेगरी की सीटें हैं। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि अभी भी बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट बची हुई हैं, लेकिन उनका मेरिट अंक अधिक था और वो चूंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था आवेदन करने का, या ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट यूआर कैटेगरी के बचे हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बचे हैं या कैटेगरी वाले भी बचे हैं, जिनको ये भी था कि हाँ मेरा मेरिट अंक बहुत अधिक है तो हम 10-15 इकाई में जो है डाल देते हैं, मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि उनको लगता था कि मेरी मेरिट ज्यादा। लेकिन जब फॉर्म डालते हैं तो आप ये जानते हैं कि कम से कम 500 क्रमांक तक ये एक्सपीरियंस आप गेन कर लीजिए कि 70% जाता है।
500 क्रमांक तक भी 70% जाता है तो उसके बाद की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इसमें सारे कैटेगरी के लोग शामिल होते हैं जिनको जनरल कैटेगरी का माना जाता है। अगर 500 सीटें पूरी हुई तो सारा यूआर माना जाएगा। अब आप सोच लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि अब अगला जो चरण आएगा, जो 7वां चरण आएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन लोगों ने अधिक नियोजन इकाई में आवेदन नहीं किए थे, अब वो तीसरी काउंसलिंग से वंचित हैं, क्योंकि तीसरी काउंसलिंग में जब उन्होंने आवेदन ही नहीं किया तो वो जाएं कहाँ। अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, वो घर बैठे हुए हैं। तो कारण यही है कि आपने आवेदन कम संख्या में किया। आपने ये सोचा कि मेरिट तो अच्छी खासी है भाई, मेरा तो सिलेक्शन कहीं भी हो जाएगा, लेकिन वास्तव में जहाँ पे आपने मेरिट का सिलेक्शन जो ढूंढा वो आपने जो है अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ढूंढा कि हाँ भाई जिला मुख्यालय में ले लेते हैं, शहर में ले लेते हैं, आने जाने में आसान होगा, रहने में आसान होगा, सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें देखने के चलते आपका सिलेक्शन जो है अटक गया, आपकी मेरिट अधिक होने के बावजूद, क्योंकि आपने आउटर इलाकों में जो है डाला ही नहीं आवेदन। और आउटर इलाकों में जो लो मेरिट वाले थे उन्होंने आवेदन डाल दिया, या जिनकी लो मेरिट की वो डर के मारे ज्यादा आवेदन डालते हैं, भाई मेरी मेरिट कम है तो हमको जो है ज्यादा संख्या में अगर हम आवेदन करेंगे तभी मेरी नौकरी हो पाएगी, जिसका फायदा भी उनको मिला कि लो मेरिट भी गई, कहीं कहीं 60 हुआ, 65 हुआ, कैटेगरी में तो महिलाओं में 55-51 तक चला गया, लैंग्वेज में भी 50-51-45 तक भी कहीं कहीं गया। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो आगे के जो चरण होंगे उसमें आप ध्यान रखना है कि अगर आपका मेरिट हाई हो और चाहे लो हो, कम से कम 100 नियोजन इकाइयों में या 150 नियोजन इकाइयों में आपको आवेदन करना ही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, नियोजन इकाई में आवेदन नहीं करते हैं 100-150 नियोजन इकाइयों में, तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपका सिलेक्शन कंफर्म नहीं होगा, चाहे आपकी मेरिट कितनी भी हाई क्यों ना हो। कम से कम ये तो मैं मान के चलता हूँ कि 70% और 71% वाले भी, यानी 75 से जिनका नीचे का जो मेरिट बनता है, वे भी जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में जो है भाग नहीं ले पाते हैं जो आगे चरण की होती हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पे आवेदन नहीं किया है। अब चरणों शिक्षक बहाली से आप ये उदाहरण अच्छे से ले सकते हैं कि 45,000 सीटें खाली जा रही हैं, और ये 45,000 सीटें ये नहीं है कि सिर्फ कैटेगरी की है, फीमेल की है, इसमें यूआर की भी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की भी सीटें हैं, लेकिन कारण ये बन रहा है कि वहां पर आवेदक नहीं है, आवेदक वहां पर नहीं है, लोगों ने वहां पे आवेदन नहीं किया है। और जिन्होंने आवेदन किया है उनको आप देखिएगा थर्ड फेज की जो काउंसलिंग होगी उसमें उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी, चाहे लो मेरिट हो चाहे हाई मेरिट हो। तो ये चीज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आपने कितनी मात्रा में आवेदन किया है। और हमारी एडवाइस यही है कि जब अगला चरण आएगा, 7वां चरण आएगा, तो आप लोग अधिक से अधिक कम से कम 100 से 150 नियोजन इकाइयों में आवेदन करना तो बिल्कुल अनिवार्य है, चाहे आपकी मेरिट हाई हो चाहे लो हो। अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर जो आगे की चरण की जो काउंसलिंग होती है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर शिक्षा विभाग भी देखेगा, सरकार देखेगी कि अरे भाई यहाँ तो आवेदक ही नहीं है, इनकी सीटें खाली जा रही हैं। तो क्या करता है कि कुछ चरण की काउंसलिंग करा करके जब देखता है कि अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, वो बंद कर देते हैं, और वो सीटें जो है बैकलॉग में चली जाती हैं, फिर आगे जोड़ करके बाद में अगले चरण में निकाली जाएंगी। तो अब जो सीटें बच रही हैं, अब सभी लोग जान रहे हैं कि जो थर्ड फेज की काउंसलिंग है अब उसको जो है बंद होना है, और ये छठे चरण की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी। अब जो सीटें बची हैं उस पर आगे का प्रोसेस होगा, कुछ नई सीटें जुड़ेंगी और फिर से उनको जो है लाया जाएगा। अब यह है कि जो सीटें अब बची हैं, अब जो सीटें बची हैं उनका दोबारा से एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, समायोजन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भी नियम के खिलाफ है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की सीटें हैं जिसको आप फिर से रीएडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो बैकलॉग सीट कहलाएगी और वो बैकलॉग भर्ती में जाएगी। जैसे पिछली बार जो छठे चरण की जो बहाली जो अभी आगे कंटिन्यू की गई थी, इसमें जो बैकलॉग सीटें थी वो तो थी ही थी, उसके बाद जो नई सीटें जुड़ी हुई थी वो भी थी। तो बैकलॉग की जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें आप उनका समायोजन नई भर्ती में नहीं कर सकते। तो आप लोग को ध्यान रखना, अगले चरण का जो आवेदन करिएगा उसमें खासतौर से ध्यान रखिएगा कि आप लोग सही से सिलेक्शन करें, यहाँ ज्यादा सीटें हैं और कम से कम 100-150 नियोजन इकाइयों में फॉर्म डालें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बस इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।